Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. I hope you all will be very fine. लेक्चर का आगाज़ करते हैं खूबसूरत दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एड्स को। देखते हैं कि एड्स क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है और हमारी बॉडी में ये जाकर क्या क्या बैड इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, और इसकी वजह से जो एबनॉर्मेलिटी हमारे ब्लड में आती है उसकी क्या रीज़न और लॉजिक है। इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम एड्स एंड HIV इन्फेक्शन। व्हाट इज मेंट बाय एड्स लिखते हैं आप लोगों के लिए। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी and then syndrome. What is meant by acquired? इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि बाय बर्थ इस बंदे के पास एक डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, दिफाई निज़ाम मौजूद था, लेकिन इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चेंज आई या उसने कोई चीज़ ऐसी ज़िंदगी में अपनी बॉडी में दाखिल करवा ली, एक्वायर कर ली, कि जिसकी वजह से अब उसका दिफाई निज़ाम काम नहीं कर रहा, और इस दिफाई निज़ाम के काम ना करने की वजह से इसमें मल्टीपल सिम्टम साइमल्टेनियसली अपीयर हो गए हैं। और आपको याद है कि मैंने बोला था, हम सिंड्रोम किसी ऐसे पेशेंट को बोलते हैं कि जिसमें अनक्योरेबल मल्टीपल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, लेकिन उसकी बेस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉज होती है। तो यहाँ पे जो कॉज है वो क्या है, नेक्स्ट टाइम में देखते हैं। मीन टू से वी वांट टू सी इट्स कॉजेटिव एजेंट्स। इट्स कॉजेटिव एजेंट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, वायरस। तो एक ऐसा वायरस जो इंसान के दिफाई निज़ाम का ख़ात्मा कर सकता है, उसका कला कमा कर सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं HIV वायरस। करता क्या है ये वायरस हमारी बॉडी में जाके? जाहिर है ये अटैक करेगा मेरे दिफाई निज़ाम को, मेरे उस पर्टिकुलर दिफाई निज़ाम को अफेक्ट करने के बाद मेरी जिस्म की सलाहियत टू फाइट डिफरेंट डिजीज़ेस वो ख़त्म हो जाएगी, और उसकी वजह से मेरी बॉडी में बहुत सी एबनॉर्मेलिटीज़ प्रोड्यूस हो सकती हैं। उन पर्टिकुलर एबनॉर्मेलिटीज़ के प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा कि मैं एक छोटी सी बीमारी से भी इस दुनिया से रुखसत कर सकता हूँ। सो मच सो कि हमें सिंपल एक फ्लू भी इस दुनिया से रुखसत करवा सकता है, बिकॉज कि मेरी बॉडी में जितने भी इन्फेक्शंस हैं, इन्फेक्शस एजेंट्स हैं, उन सारे के सारे इन्फेक्शस एजेंट के सामने एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा होता है मेरा दिफाई निज़ाम। बात आपको समझ आ रही है हमारे स्टूडेंट्स? इन तमाम इन्फेक्शंस के साथ साथ जो एक बहुत बड़ी इन्फेक्शन मेरी बॉडी में क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड एज कैंसर। कैंसर क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। इस सारी स्टेटमेंट को समझते हैं। अनकंट्रोल्ड यानी कि आप लोगों के बॉडी में सेल्स के डिवाइड करने का एक वक्त है, राइट? आप लोगों के सेल्स के डेड होने का भी एक वक्त है। अगर आपकी बॉडी में सेल्स अपने वक्त से पहले प्रोड्यूस हो जाएंगे तो आपकी बॉडी इकोनॉमिक बर्डन का शिकार हो जाएगी, आपकी इनपुट बहुत ज़्यादा होगी और आपकी आउटपुट कुछ भी नहीं आ रही होगी। तो इस लिहाज से आपकी बॉडी इकोनॉमिकली ओवर बर्डन का शिकार हो जाएगी। फिर नंबर 2 क्या है? अनडिफरेंशिएटेड। इसका मतलब मेरे पास क्या है कि आपकी बॉडी का हर सेल कुदरत ने किसी मकसद के तहत पैदा किया है, लेकिन ये जो सेल्स होते हैं इनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं निखट्टू। ये कोई काम नहीं करते, राइट? इनके कोई काम ना करना या बॉडी के लिए स्पेसिफिक काम ना करना, ये एक और कॉज है बॉडी की बजटिंग और इकोनॉमी डिस्टर्ब होने का। तो जब आप लोगों के पास सेल्स ज़रूरत से ज़्यादा बन रहे हैं और वो भी वो जो यूजलेस हैं, तो आपकी बॉडी के फंक्शनल सेल्स का नंबर कम या उनको एनर्जी की सप्लाई कम और यूजलेस सेल्स की पॉलिफेशन बढ़ जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग कैंसर का शिकार हो जाएंगे। इस
कैंसर की वजह से एक बड़ा यूनिक सिम्टम डेवलप होता है, दैट इज सीवियर वेट लॉस। लेकिन जाहिर है ये जो सिम्टम अपीयर होगा ये बहुत बाद में अपीयर होगा। आहिस्ता 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 इस पर्टिकुलर वेट लॉस की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और अ टाइम विल कम कि जब इसको रुकना मुमकिन हो जाएगा। तो ये एक बड़ा ही यूनिक सिम्टम है। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि जो वेट लॉस है ये वाला सिम्टम सिर्फ और सिर्फ एड्स पेशेंट्स में नहीं होता, और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिनके अंदर बंदे का वेट लॉस होता है। तो सिर्फ एक सिम्टम को देख के हम इस पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर एड्स का पेशेंट होने की मोहर नहीं लगा सकते। सो वी हैव टू स्टडी अ लॉट, वी हैव टू हैव सम कंपैरेटिव नॉलेज इन आवर ब्रेन, देन वी कैन से यस दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एड्स और इट इज अ विक्टिम ऑफ सम अदर डिजीज, राइट। इसके अलावा आपकी बुक के मुताबिक चल रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों के ब्रेन की जो फैकल्टीज़ हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं, और आपको जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आप लोगों का ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, इसके अंदर से डेवलप होने वाले रिफ्लेक्सेस और वहाँ से ट्रांसमिट होने वाले रिफ्लेक्सेस, ये भी सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखते हैं इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए कुदरत ने हमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो आंसर है एक इम्यून सिस्टम। देखते हैं इस पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम या दिफाई निज़ाम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो पहला कंपोनेंट है नेटवर्क ऑफ सेल्स। मेरी बॉडी में बहुत से किस्मों के सेल्स हैं जो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, टू डिफेंड योर बॉडी फ्रॉम इन्वेडर्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो मेरी बॉडी में नहीं होने चाहिए, अगर वो गलती से या डेलिबरेटली मेरी बॉडी में आ गए हैं तो उनको क्विकली और एफिशिएंटली बॉडी में से निकालना किसका काम है? मेरे इम्यून सिस्टम का। तो उसके अंदर 3 चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1, नेटवर्क ऑफ सेल्स। कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इसको हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर के बोर्ड नंबर 2 पे बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। फिर आते हैं मेरे पास डिफरेंट ऑर्गन्स। बहुत से ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जिन्हें हम लोग लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं। ये मेरे लिम्फेटिक सिस्टम का एक बड़ा यूनिक पार्ट है, और मुझे वो सेल्स बना के दे रहे हैं जिनका जिक्र मैंने अभी आप लोगों के साथ ऊपर किया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल बी सेल्स वो बर्सा ऑफ फेब्रिकस में डेवलप होते हैं, और टी सेल्स थाइमस ग्लैंड में डेवलप होते हैं। फिर इसके अलावा आपका पूरे का पूरा लिम्फ नोड्स वो भी इसी ऑर्गन का एक पार्ट है जो कि आपके दिफाई निज़ाम के अंदर बहुत ही की रोल प्ले कर रहा है। हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटीन्स। प्रोटीन से क्या मुराद है? प्रोटीन से मुराद वो वाली प्रोटीन है जिन्हें हम फाइटर प्रोटीन्स बोलते हैं, जिन्हें आप लोग इससे पहले एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। तो एंटीबॉडी मेरे पास कोई ऐसी प्रोटीन है जो किसी फॉरेन एंटीजन से कॉम्बैट करती है, उससे लड़ती है, और लड़ने के बाद उस पर्टिकुलर प्रोटीन्स भी इन फॉरेन एंटीजन को टर्न इनटू पीसेस में कन्वर्ट कर देती है। बिकॉज के एंटीबॉडी जब आपस में मिलती हैं तो हमेशा बहुत ग्रेट रिपल्सिव फोर्स जनरेट होती है जो इस प्रोटीन को टर्न इनटू पीसेस मीन टुकड़ों टुकड़ों में बांट देती है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें व्हेन वर्क इन इंटीग्रेटेड वे मिलके काम करेंगी तो आप लोगों का दिफाई निज़ाम एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर इसमें से कोई एक कंपोनेंट भी खराब हो गया या पूरे का पूरा सिस्टम ही खराब हो गया तो जाहिर है जो डिजीज़ आपको होगी, जिक्र कर रहे हैं अभी उसका, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा उस पर्टिकुलर पेशेंट को जिसमें ये सिस्टम या उसका एक कंपोनेंट खराब हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखने वाले हैं कि हमारे इस इम्यून सिस्टम का क्या रोल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जिस मुल्क में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्यारा पाकिस्तान, इसमें इन्फेक्शन की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ ये शऊर तो है ही नहीं ना कि हम लोगों ने अगर स्नीजिंग करनी है तो कफिंग करनी है तो इसे हम कैसे और किस स्टाइल में यू कैन से कर सकते हैं। all ill people suffering from any sort of disorder that can be you can say developing or showing symptoms of sneezing and coughing never use any sort of mask। even जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो हमारे यहाँ कोरोना का एक माहौल है, तो मैं देखता हूँ हमारी सराउंडिंग में कि हज़ारों लोग हैं जो अभी भी मौत की मौत में आंखें डाल के उससे बातें कर रहे हैं लेकिन मास्क को यूज़ करना पसंद नहीं करते। लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको इस चीज़ की निशानी अभी इस लेक्चर में पता चलेगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बात हुई थी आप लोगों से कि जो इम्यून सिस्टम है ये 24 घंटे 365 डेज ऑन रहता है। हम जिस सराउंडिंग में सांस ले रहे हैं, टन्स ऑफ वायरसेस बैक्टीरिया सराउंडिंग अस। हर इनहेलेशन एक्सहेलेशन के ऊपर हम एक
ग्रुप ऑफ फ्लोरा अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, सॉरी ग्रुप ऑफ फॉना अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं, और ये जो फॉर्म ऑफ एनिमल लाइफ है ये हमें बीमार कर सकती है और बीमार करती है। हम कॉन्स्टेंट बीमार होते भी रहते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं और फिर दोबारा अपने कामों पे लग जाते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि हम इस चीज़ को एंटीबायोटिक से पहले थोड़ी सी प्रिवेंशन लेके अपने आप को महफूज कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शायद ख़ास तौर पे हम जैसे लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, जो 24 घंटे एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को फेस करते रहते हैं, और वो एनवायरनमेंट बहुत हॉस्टाइल है, जिस पे बहुत ही डेंजरस किस्म के बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर ये इम्यून सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट ना होता तो शायद हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन इस दुनिया से वाइप ऑफ हो जाती। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ बोर्ड पे और देखते हैं कि हमारे ब्लड का क्या कंपोनेंट है और इस पर्टिकुलर डिजीज में ब्लड का कौन सा कंपोनेंट डिस्टर्ब होता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात होगी आप लोगों के साथ ब्लड की कि आखिर एड्स हमारे ब्लड के साथ क्या कर रहा है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज बेसिकली ब्लड। तो ब्लड आपको पता है, आप ग्रेड 9 में पढ़ के आए हैं बॉडी डिटेल के साथ, कि बेसिकली ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉल्ड एज द लिक्विड फ्रैक्शन, और उस लिक्विड फ्रैक्शन के जो हमारे ब्लड का 55% है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, और रिमेनिंग जो 45% हैं वो ब्लड और ब्लड लाइक वो सेल्स और सेल लाइक कंपोनेंट्स हैं। तो जो सेल्स हैं वो दो हैं, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, और जो सेल लाइक कंपोनेंट है उसे हम प्लेटलेट बोलते हैं। ये परफेक्ट सेल्स नहीं है बल्कि फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स हैं, सेल्स के पीसेस हैं, राइट। खैर ये हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, तो हम अपना जो फोकस है वो इस जगह से आउट करते हैं, हम इसको डिस्कस करने वाले नहीं हैं। सिमिलरली हम इसको भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा जो फोकस है वो क्या है, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसीज की मेरे पास दो टाइप्स हो जाती हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर आप इन पर्टिकुलर सेल्स को देखेंगे तो आपको इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे, राइट। फॉर एग्जांपल दिस वन। तो जिन पर्टिकुलर सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं, हम लोगों ने उसे इस ग्रुप में प्लेस किया है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेन्युलोसाइट। लेकिन अगर आप लोग इसके काउंटर ग्रुप की बात करेंगे तो आप लोगों को इसका साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, उसके अंदर किसी किस्म के कोई डॉट्स नजर नहीं आएंगे। तो जिसमें डॉट्स नजर नहीं आते वो एग्रेन्युलोसाइट, और जिसमें डॉट नजर आते हैं वो कहलाते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप बहुत डिटेल से अपनी इस बुक के आखिरी चैप्टर में पढ़ोगे, राइट। लेकिन बहरहाल आपको सिर्फ बताना है कि नेचर ने कितनी डाइवर्सिटी दी है। बिलीव यू मी माय डियर स्टूडेंट्स, इनमें से हर सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डिजाइंड है। हर वो सेल जो यहाँ से गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा या ओवर प्रोडक्शन का शिकार हो जाएगा, वही बेसिकली स्पेसिफिक कैंसर कॉज कर सकता है। तो वही बात है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आप अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। बहुत सारी नेमतें हैं, ये सेल्स जो इनके फंक्शंस भी हमारे पास नेमतें हैं। बहुत सी ऐसी नेमतें हैं जिनका हमें इदराक ही नहीं है, वी कैन नॉट परसीव दोज थिंग्स। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा महवर, हमारी डिस्कशन का महवर ये वाले सेल्स नहीं है। हम डिस्कस करने वाले हैं अब इनको सेपरेट करके इस पर्टिकुलर ग्रुप को, दैट इज कॉल्ड एज एग्रेन्युलोसाइट्स। इनकी फर्दर मेरे पास 2 टाइप्स हैं, उनमें से को नाम देते हैं मोनोसाइट्स और दूसरे को नाम देते हैं लिम्फोसाइट। अब ये हमारी टॉपिक का डिस्कशन नहीं है, लिहाजा हम लोग इसको भी क्या कर लेते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। हम इसको भी फोकस नहीं करना है। अब हम लिम्फोसाइट को फोकस करते हैं। ये हमारे आज के डिस्कशन का महवर है। लिम्फोसाइट की माय डियर स्टूडेंट्स मेरे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक को बोलते हैं बी सेल्स और एक को बोलते हैं टी सेल्स। इन 2 की कैटेगरीज अपने फंक्शंस के अलावा अपने ओरिजिन पर भी हैं। ये जो बर्सा फैब्रिकियस में डेवलप होते हैं, बर्सा फैब्रिशियस में डेवलप होते हैं, उन्हें हम लोग बी सेल्स बोलते हैं, और जो थाइमस ग्लैंड में डेवलप होते हैं उन्हें टी सेल्स का नाम देते हैं। इनकी फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं। ये सारी टाइप बताने का मकसद आप लोगों को यह है कि आपको पता चले कि मेरे ब्लड में कितनी किस्म के सेल्स हैं। हमारे पास बी मेमोरी सेल्स हैं, हमारे पास प्लाज्मा क्लोन बी सेल्स हैं। इनका काम क्या होता है कि एंटीबॉडीज बनाते हैं। याद होगा हमने बोर्ड 1 में डिस्कस किया था कि एंटीबॉडीज वो खास प्रोटीन्स हैं कि जो किसी भी फॉरेन एंटीजन से मुकाबला करती हैं, फाइट करती हैं, राइट। वो कौन बनवाते हैं, बी सेल्स। तो बी सेल्स का एंटीबॉडी से बहुत ताल्लुक है। बी सेल्स का एंटीबॉडी बनाना ही काम है। मैं बॉडी के ऊपर बहुत जोर दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि बी और बॉडी का आपस में रिलेशन है।
तो एंटीबॉडीज मैन्युफैक्चरिंग सेल्स आर कॉल्ड एज अ बी सेल्स। लेकिन अगर मैं टी सेल्स की बात करूं तो इनकी मेरे पास 4-5 किस्में हैं। फॉर एग्जांपल टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स, टी मेमोरी सेल्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा मेरे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और फिर सप्रेसर टी सेल्स, इनके भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। लेकिन अब हम इन सारी बातों को ज़हन से निकाल के हम एक खास सेल पर फोकस कर रहे हैं एंड दैट वेरी सेल इज कॉल्ड एज अ टी किलर सेल। इस टी किलर सेल के ऊपर इंपॉर्टेंस को यू कैन से जोर देने के लिए मैंने इसके ऊपर बॉक्स भी बनाया है, उसके ऊपर स्टार भी लगाया है, उसके ऊपर सर्कल भी लगाया है, ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो कि ये वाले सेल ही बेसिकली हमारी डिस्कशन का सेंटर है, हब है। टी किलर सेल्स, हमारा जो HIV है ये बहुत ही सेल स्पेसिफिक पैरासाइट है। ये जिन पर्टिकुलर सेल्स को जाके अटैक करता है उन्हें हम टी किलर सेल्स कहते हैं। ये हमारे टी किलर सेल्स को ही क्यों अफेक्ट करता है? आखिर इसमें ऐसी कौन सी खूबी है कि ये इन टी किलर सेल्स को ही पहचान लेता है और फिर जाके उनको अफेक्ट करता है? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम मूव करते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम पर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो टी किलर सेल्स, जिन्हें हम लोग एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज CD4 सेल्स। इनका एक और नाम क्या है? CD4 सेल्स। क्यों कहते हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स ने? इस वजह से। वह तो डिस्कस हुआ था आप लोगों के साथ, दोबारा बता रहा हूं कि इस रीजन से कि इस पर्टिकुलर टी किलर सेल के ऊपर खास किस्म के हैंड्स हैं। अगर आप इसको ये नाम नहीं देना चाहते परसेप्शन ठीक करने के लिए, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक खास स्पेसिफिक किस्म का रिसीवर लगा हुआ है, रिसेप्टर लगा हुआ है। अगर आप और लो लेवल पर जाना चाहते हैं तो ये समझ लें कि इनके ऊपर एंटीनास लगे हुए। आपको पता है कि स्पेसिफिक एंटीना किसी स्पेसिफिक वेव को ही पिक कर सकता है, तो यहां पर भी ये स्पेसिफिक किस्म के एंटीना, जाहिर है जो आप लोगों का सैटेलाइट एंटीना है वो आप लोगों के नॉर्मल लोकल एंटीना से डिफरेंट होता है। तो ये समझ लो कि ये स्पेसिफिक किस्म के रिसीवर हैं, रिसेप्टर्स हैं, जो इस पर्टिकुलर सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड हैं या बाइंडेड हैं। इन पर्टिकुलर सेल्स के साथ आके अटैच हो सकता है, चिपक सकता है, एडहियर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ कौन? हमारा HIV वायरस। चूंकि ये वाले रिसेप्टर या इस शक्ल के रिसेप्टर मेरी बॉडी के किसी और सेल के ऊपर अटैच नहीं है, तो HIV वायरस यहाँ पे आके अटैच नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे, हम समझेंगे कि आखिर जो हमारा HIV है वो आके हमेशा टी किलर सेल्स या CD4 टी किलर सेल्स को ही क्यों अटैक करता है। तो उसकी रीजन है इन अकॉर्डेंस ऑफ द टू शेप्स, यानी कि अगर आप लोग HIV वायरस के ऊपर प्रेजेंट स्पाइक्स की शेप को देखें और इसके ऊपर प्रेजेंट इन सेल्स को देखें, तो यू कैन सी कि किस तरीके से जो CD4 रिसेप्टर की स्पाइक है वो आके इसके साथ अटैच हो सकती है और अडेरेंस डेवलप हो सकती है। अगर मेरे पर्टिकुलर सेल के ऊपर ये वाला CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट ना होता तो फिर हमें भी और एप्स की तरह से कभी एड्स ना होता। 2-3 बातें आप लोगों से यहाँ पे और ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग इस पर्टिकुलर HIV वायरस को देखें तो इसका ओरिजिन हमारे पास अदर प्राइमेट्स या एप्स हैं। सवाल ये है कि उन प्राइमेट्स की दुनिया से ये वाला वायरस ह्यूमन दुनिया में कैसे आ गया? तो इसकी जो पहली रीजन है हमारे डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि हमारी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कच्चा गोश्त खाते हैं। तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जिन्होंने कच्चा गोश्त खाया, फॉर एग्जांपल अफ्रीका के कुछ ट्राइब्स अभी भी ऐसा होता है कि वो गोश्त को पकाते नहीं है, उससे कच्चा ही खा लेते हैं। तो उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये वाला वायरस पहले से मौजूद था। उन्होंने जब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कच्चा खाया तो ये वाला वायरस लिविंग फॉर्म में ही उनकी बॉडी में ट्रांसफर हो गया। फिर आते हैं हम नंबर 2 पे, रिसर्चर्स की बात करते हैं। आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं तो हमारे बहुत से ऐसे यू कैन से रिसर्चर्स है जो एनिमल्स के साथ जाके रहते हैं, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, फिजिकल भी उनको सर्जरी में की बात की जाए, उनको मेडिसिन लगाने की बात की जाए, उनकी देखभाल की बात की जाए, उनको फीड करने की बात की जाए, उनको नहलाने धुलाने की बात की जाए, तो वहाँ पर भी ये जो वायरसेस हैं ये इन यू कैन से जू कीपर्स या जू एनिमल यू कैन से जो केयर टेकर्स होते हैं उनके थ्रू ये उनके थ्रू ये ह्यूमन वर्ल्ड में आ सकता है। फिर उसके बाद जब ये ह्यूमन वर्ल्ड में आ गए तो ह्यूमन वर्ल्ड में आने के बाद ये फिर इंसानों में बहुत तेजी से प्रोलिफरेट किए और सिम्टम्स भी अपीयर करवाए। उसकी वजह ह्यूमन सेल्स के ऊपर प्रेजेंट CD4 रिसेप्टर की प्रेजेंस थी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इस पर्टिकुलर चीज पे कि ये जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं
अगर वायरस आके इन पे अटैच हो जाएगा तो होगा क्या, होगा ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला वायरस आके जब मेरे CD4 सेल्स के अंदर घुसेगा तो बिगिन टू रेप्लिकेट वेरी क्विकली। जब ये बहुत तेजी से रेप्लिकेट करेगा तो रेप्लिकेट करने के रिजल्ट में ये सेल तो खराब होगा ही, रिलीज होने वाले वायरसेस इस तरह के और सेल्स को अफेक्ट करना शुरू कर देंगे और उसके रिजल्ट में इनकी मेलिग्नेंट सेल्स को अटैक करने की एबिलिटी खत्म हो जाएगी। जब मेलिग्नेंट सेल्स, अब से भी समझ ले मेलिग्नेंट क्या होता है, एक ऐसा कैंसर कि जो जड़नुमा होता है, समथिंग लाइक इट, जो प्रोलिफरेट करता रहता है, और अगर इसके रास्ते में कोई ब्लड वेसल आ जाए तो ये वाला कैंसर सेल इस ब्लड के अंदर भी यू कैन से चला जाता है, समथिंग लाइक इट, कि यहाँ से सेल टूट के इसके अंदर चला गया ये वाला सेल, और अब ये ब्लड स्ट्रीम के साथ बॉडी में कहीं भी जा सकता है, और इस किस्म के कैंसर को हम मेटास्टेटिक कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर के माय डियर स्टूडेंट्स 3 टाइप्स हो गई। एक को हम बोलते हैं बिनाइन, जो एक जगह पे ही रहता है, उसे हम बोलते हैं बिनाइन कैंसर, लेकिन जो जड़ की तरह फैलता है उसे हम बोलते हैं मैलिग्नेंट कैंसर, और जो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है ड्यू टू द यू कैन से ब्लड, उसे हम लोग नाम कह देते हैं मेटास्टेटिक कैंसर। तो किसी भी किस्म का कैंसर अगर हो तो उसको अटैक करते हैं मेरे ये CD4 किलर सेल्स, उसे मार देते हैं। लेकिन अगर यही खत्म हो जाएंगे तो कॉमन सेंस है कि ना तो कैंसर सेल खत्म होंगे और ना ही मेरी बॉडी में आने वाली जो फॉरेन एंटीजेंस हैं वो खत्म होंगी, तो मैं कैंसर का शिकार भी हो सकता हूं। और जैसे मैंने बोर्ड 1 में बोला था कि मैं किसी छोटी सी डिजीज से भी मेरी डेथ हो सकती है। तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इन किस्म की लीथल बीमारियों से जो अभी तक नाकाबिल इलाज है, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि जब HIV हमारी बॉडी में आता है तो बेसिकली हमारे इन सेल्स के अंदर क्या हो रहा है। उसके लिए वी हैव टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हुई थी आप लोगों के साथ कि व्हाट हैपन व्हेन HIV जॉइंस ह्यूमन बॉडी। ये तो हमें पता है कि वो कैंसर कॉज करेगा, ये तो हमें पता है कि वो हमारे दिफाई निज़ाम को किल करेगा, लेकिन मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये काम हो रहा होता है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कुछ बातें ऑलरेडी डिस्कस हो गई आप लोगों के साथ कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग वायरस है, जो ये मेरी बॉडी में आएगा तो ये मेरे CD4 टी किलर सेल्स के अंदर दाखिल हो जाएगा और ये मेरे उन पर्टिकुलर सेल्स के अंदर रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। जब रिप्रोड्यूस करेगा तो जैसे मैंने बोला था कि नॉट ओनली ये जो सेल इफेक्ट हुआ है वो तो हो गई ही, लेकिन जब इसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ यू कैन से वायरसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे तो फिर ये मेरे अदर हेल्दी सेल्स को भी इफेक्ट करना शुरू कर देगा। देखना ये है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर इन्वेजन के क्या फौरन बाद सिम्टम अपीयर होते हैं या कुछ टाइम लगता है। तो आंसर इज कि इसकी जो पैथोजेनेसिटी है, मीन डिजीज को बहुत तेजी से प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो काफ़ी कम है। आपको पता है कि ये एक्यूट वायरस नहीं है। एक्यूट वायरस से बता दिया कि जो बहुत जल्दी से अपने होस्ट को किल कर देता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट वायरसेस और एक्यूट बैक्टीरिया। तो ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को किसी दीमक की तरह से चाट जाता है। तो यही इसकी पैथोजेनेसिटी है कि ये बहुत स्लोली इफेक्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना यू कैन से कि हेल्दी है। तो आप मंथ्स से लेकर ईयर्स और समटाइम डेकेड्स तक भी इसके साथ सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की दिन की जिंदगी बेहतर है। तो इस किस्म की जिंदगी जो फियर्ड हो और 24 घंटे आपको किसी डर में मुब्तला रखे, शायद उससे तो शेर की दिन की जिंदगी ज़्यादा बेहतर है, मीन्स नेक इंसान की जिंदगी ज़्यादा बेहतर है। तो बात आपसे हो रही थी कि अगर ईयर्स गुजर जाए या वही बात मंथ्स गुजर जाएं तो फिर एक अपॉर्चुनिस्ट पैरासाइट है ये, जिसे हम क्या बोलते हैं कैंसर कॉजिंग पैरासाइट्स। तो ये अपना सर उठा लेते हैं और अपना सर उठाने के बाद जाहिर है उस पेशेंट में कैंसर के सिम्टम डेवलप कर लेते हैं। देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स मोड ऑफ एक्शन क्या है। चलते हैं पुरानी बात की तरफ कि ये था मेरे पास मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड लिम्फोसाइट और इसके ऊपर क्या अटैच है, CD4 रिसेप्टर्स ऑल अराउंड, सब जगह हैं। तो मैंने सिर्फ आप लोगों की सहूलत के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए सिर्फ एक को ड्रॉ किया है। इस पर्टिकुलर CD4 रिसेप्टर के ऊपर आके लुक एट दिस, कैसे फिक्स हो जाता है स्पाइक। किसकी स्पाइक? HIV वायरस की। आपको पता है कि HIV के ऊपर भी 72 स्पाइक्स थी, उनमें से कोई एक स्पाइक भी अगर आके इस पर फंस जाएगी तो इन्फेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।
इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि जो ही वायरस यहाँ पे आके बाइंड होगा तो एडिशन हो जाएगी, और एडिशन होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पेनिट्रेशन। ये वाला वायरस अपना आरएनए इस पर्टिकुलर वायरस के अंदर इंजेक्ट कर, इस पर्टिकुलर CD4 सेल में इंजेक्ट कर देगा। ये वाला वायरस अपना आरएनए इस CD4 टी किलर सेल में इंजेक्ट कर देगा। आपको याद हमने पढ़ा था कि इस पर्टिकुलर चीज के साथ 3 और बड़ी अहम चीजें शामिल थीं। इनमें से का नाम था एंजाइम प्रोटीएज, दूसरे का नाम था एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और तीसरे एंजाइम का नाम था इंटीग्रेज। ये तीनों के तीनों एंजाइम काम आने वाले हैं। तो हर प्रीवियस नॉलेज आगे कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रीवियस नॉलेज को अपने माइंड में रखते हैं और उसी फाउंडेशन के ऊपर आगे सोचना शुरू करते हैं। बात हुई थी हमारे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे नॉट ओनली वायरस आया, बल्कि मेरे पास 3 डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स भी आए। आपको याद होगा हमने 3 डिफरेंट कलर्स इनको शो भी किया था। तो ये वाले एंजाइम में से सबसे पहला एंजाइम यहाँ पे आके काम करेगा और इस पर्टिकुलर HIV के सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की एक कॉपी बनवाएगा। आपको पता है कि वो एंजाइम जो RNA से DNA बनवाता है उसका नाम क्या है? डेफिनेटली आपको याद होगा, फिर भी दोबारा से रिवाइज करता हूं। आपको याद है कि अगर मैं DNA से DNA बनवाता हूं, मेरी इस पूरी डायग्राम में जो रेड इज DNA, तो अगर मैं DNA से DNA बनवाता हूं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, राइट। तो उस टाइम पे हमें DNA पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है। लेकिन अगर मेरे पास DNA प्रेजेंट है और उससे मैंने एक RNA बनवाया है, लुक एट दिस, इन माय एग्जांपल ब्लू वन इज RNA। तो अगर मैंने DNA से RNA बनाया है, प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला है मैंने? DNA से RNA बनवाया है, प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर मैं ये प्रोसेस उलट कर दूं, यानी कि मैं RNA से DNA बनवाऊं, अगर मैं RNA से DNA बनवाऊं तो ये प्रोसेस कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चलिए पूरा लिख देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और वो एंजाइम जो RNA से DNA बनवाता है वो कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला स्टेप कि जिसमें हमने RNA से DNA बनवाया, वो जिस एंजाइम का मोहताज था, इट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के रिजल्ट में मेरे पास, याद रखें, एक RNA से एक DNA का मॉलिक्यूल बना है। ये जो DNA का मॉलिक्यूल अब बना है, ये जाहिर है ह्यूमन DNA नहीं है, बल्कि ये वायरल DNA है। तो हमने लिख दिया है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के RNA से ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का DNA बना है। ये वाला DNA चूंकि RNA से बना है तो हम इसे नाम देते हैं cDNA। हम इसे नाम कहते हैं स्टूडेंट्स cDNA, यानी कि ये RNA का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। तो ये बन गया मेरे पास क्या? cDNA। उसके बाद क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स, हम इस पर्टिकुलर एक DNA को इस्तेमाल करेंगे टू मेक डबल कॉपी। सवाल ये है कि अगर इस पर्टिकुलर DNA को मैंने यहां इस्तेमाल कर लिया है तो व्हाट हैपन टू दिस पर्टिकुलर RNA? तो मेरी बॉडी में स्टूडेंट्स बहुत से RNases होते हैं, RNases। इसका मतलब क्या है कि वो RNA को डिफरेंट जगहों से चॉप कर देंगे, टॉर्न इनटू पीसेस, टुकड़ों में बांट देंगे। तो फिर क्या होगा कि ये वाला वायरस चॉप ऑफ हो जाएगा, अब ये यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम इस पर्टिकुलर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब एक सिंगल स्ट्रैंड से 2 DNA के स्ट्रैंड बन गए हैं। देन दिस पर्टिकुलर DNA विल मूव थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर के थ्रू हमारे न्यूक्लियस में चला जाएगा। न्यूक्लियस में जाने के बाद अब एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम मेरे पास क्या है? इंटीग्रेज। और वो जो मेरे पास एंजाइम है इंटीग्रेज, वो ह्यूमन DNA को खास जगह से चॉप करेगा। और खास जगह से आपको पता है चॉप करने से मुराद ये है कि उसको इस तरीके से तोड़ेगा कि उसके अंदर आके ये वाला DNA फिक्स हो सकता हो। रिमेंबर कि इस पर्पस के लिए वी हैव टू मेक स्टिकी एंड्स, और जब हमारे इसके स्टिकी एंड्स
और HIV के DNA के स्टिकी एंड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ही ये जाके इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा। और वो एंजाइम जो ये काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेज एंजाइम। Once this particular DNA integrates itself into human DNA, it is called as a provirus. Now it has the ability to make its multiple copies in a very quick succession or very quick time. तो जब बहुत सारी कॉपीज बनेंगी तो माय डियर स्टूडेंट्स सोच के बताएं कि क्या वो DNA की होंगी या RNA की होंगी। तो आंसर इज डेफिनेटली RNA की होंगी, बिकॉज के नाउ दिस पर्टिकुलर वायरस वांट टू मेक इट्स कॉपी। तो जब हम इसकी अपनी कॉपी की बात करेंगे तो जाहिर है ये तो बेसिकली RNA वायरस है, तो इससे हम RNA बनवाएंगे। प्रोसेस है वेरी क्विक रेप्लिकेशन, सॉरी वेरी क्विक ट्रांसक्रिप्शन। तो एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे बहुत से RNA बन जाएंगे वायरस के। ये वाले वायरसेस के RNA नाउ दे विल एक्सपोर्ट आउट फ्रॉम द न्यूक्लियर पोर्स, से दोबारा बाहर निकल जाएंगे। किसके पास जाएंगे? साइटोप्लाज्म के पास। साइटोप्लाज्म के पास ऑलरेडी DNA मौजूद था। उस पर्टिकुलर DNA ने राइबोसोम की मदद से क्या किया? हमें बनवा के दे दिए प्रोटीन कोड्स, प्लस बनवा के दिए वही वाले 3 एंजाइम, राइट? प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज। जब वो सारे के सारे चीजें बन जाएंगी तो फिर इनकी क्या होगी? असेंबली। और असेंबल होने के बाद ये इस पर्टिकुलर जगह से बर्ड ऑफ टूट के बाहर निकल जाएंगे। तो इसकी जो फैक्ट्री है वो पीछे चलती रहेगी, प्लस जो वायरस यहां से निकलेगा वो दूसरे और हेल्दी सेल्स को अफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो जिस पर्टिकुलर हेल्दी किलर टी सेल के अंदर ये वाला वायरस जाएगा, वो इसी पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजरेगा और वो इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाता चला जाएगा। एक वक्त आएगा कि जब सारे के सारे किलर टी सेल्स इसी के कंट्रोल में होंगे एंड दे विल नॉट फाइट फॉर अस, rather they will make copies for this particular virus, and that very point is called as definitely AIDS. Right, my dear students, क्या ये जो ट्रांसमिशन है हमारे स्टूडेंट्स ये सिर्फ और सिर्फ CD4 सेल्स तक रहती है? तो आंसर इज नो। हमारी बॉडी में और जगह पर भी ये बहुत तेजी से फैल सकता है। ये हमारे लिवर में, हमारे किडनीज में, हमारे हार्ट में, हमारे ब्रेन में, डिफरेंट जगहों पे फैल सकता है। जब ये डिफरेंट जगहों पे फैलेगा तो इसकी वजह से तो इवन हमारा स्लाइवा भी अफेक्ट हो सकता है, हमारा ब्लड अफेक्ट हो सकता है, हमारा लिम्फ अफेक्ट हो सकता है। वो तमाम के तमाम फ्लूइड्स जो ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं वो सारे के सारे अफेक्ट हो सकते हैं। और इस तरीके से ये एक हेल्दी पर्सन से एक एड्स वाले पेशेंट से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि बहुत अरसा ऐसा हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये वाला वायरस चला जाए लेकिन कोई सिम्टम अपीयर ना हो। At that time we will call that particular patient as a carrier. तो कैरियर होने के बावजूद डिजीज के सिम्टम अपीयर हो यह जरूरी नहीं है। What is the best solution? सबसे बेस्ट सोल्यूशन परहेज है। अगर हम बीइंग मुस्लिम अपने आप को पॉजिटिव मॉरल वैल्यूज में इन्वॉल्व रखें तो हम नॉट दुनिया में तरक्की कर सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि अपने अल्लाह के हुजूर में सुरखरू हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इन तमाम मूजी बीमारियों से किसी भी तरह की ट्रांसमिशन से महफूज रखे। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।